बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूँगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कि हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। बेसिकली मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम TUV गल्फ एशिया है। कंप्लीटली जो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर TUV गल्फ एशिया इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन LLP के नाम से है। और एड्रेस जो है हमारा वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इस्लामाबाद के अंदर हमारा ऑफिस है। हेड ऑफिस हमारा दुबई में है। इस्लामाबाद ऑफिस पिछले 2 साल से ऑपरेशनल है सेक्टर I9 में। और 3 डोमेन्स में हम लोग काम कर रहे हैं। जो 3 डोमेन जिनमें हम लोग काम कर रहे हैं उसमें से सबसे टॉप पे जो है वो है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का थोड़ा सा तारुफ करवाऊंगा कि थर्ड पार्टी itself means party 1, party 2 and the party 3. Party 1 could be the vendor, party 2 could be the customer, and we as a third party we are the independent और हम लोग biased नहीं होते, non biased party होते हैं। और on the request of the customer or on the request of the vendor, in both cases we intervene the system और हम लोग एज अ थर्ड पार्टी दोनों पार्टीज को सेटिस्फाई करने के लिए एज अ थर्ड पार्टी हम लोग इंस्पेक्शन परफॉर्म करते हैं। वो इंस्पेक्शन स्ट्रक्चर की भी हो सकती है, वो किसी इक्विपमेंट की भी हो सकती है, वो किसी प्लांट की भी हो सकती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्पेक्शंस कुड बी देयर। और वो जो इंस्पेक्शंस हैं वो स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या तो वेंडर साइड से होती हैं या कस्टमर साइड से होती हैं, या रेगुलेटरी अथॉरिटी की भी वो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। माइट पॉसिबल कि वो दोनों की रिक्वायरमेंट्स ना हो, लेकिन वो रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनका कोई अगर बनाया हुआ स्टैंडर्ड है, या जो तीसरी सूरत है कि अगर आपका कस्टमर या आपका वेंडर कोई अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिक्वायरमेंट वी नीड टू गो फॉर द इंस्पेक्शन, तो ये तीनों सूरतें पैदा हो सकती हैं। और उसमें जो इंस्पेक्शन की जाती है दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। जो दूसरा विंग है हमारा, दूसरी डोमेन है, वो काम कर रही है ट्रेनिंग्स के ऊपर। और ट्रेनिंग्स का जो पोर्टफोलियो है हमारा वो बहुत वास्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स लेवल 1 अप टू लेवल 9 डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स हम लोग करवाते हैं। कुछ bespoke ट्रेनिंग्स भी हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, जो साइट्स के ऊपर जाके, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कोई साइट हो, कंस्ट्रक्शन के हवाले से या पेट्रोकेमिकल के हवाले से हम लोग सब जगह पे वो ट्रेनिंग्स करवाते हैं। उसमें मल्टीपल किस्म के पैकेजेस होते हैं। फिर लीड ऑडिटर के कोर्सेज हम लोग रन कर रहे हैं। 6 सिग्मा के ग्रीन बेल्ट ब्लैक बेल्ट हम लोग रन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स हम लोग करवा रहे हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग्स की अगर बात की जाए तो टेक्निकल ट्रेनिंग्स के अंदर हम लोग वेल्डिंग की, इंस्पेक्शन की ट्रेनिंग्स, एनडीटी की ट्रेनिंग्स, इटसेल्फ वेल्डर्स की ट्रेनिंग्स, फिर ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, हम लोग वो परफॉर्म कर रहे हैं। जो तीसरा सेगमेंट है हमारा वो सेगमेंट है ISO सर्टिफिकेशन का, जिसको कहते हैं हम लोग मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर खुद को सर्टिफाइड करवाना चाहती है तो वो हमसे रब्ता कर सकती है। हम उसके लिए पूरा प्रोसेस जो है वो गो थ्रू करेंगे, और स्टेज 1 ऑडिट, स्टेज 2 ऑडिट से गुजरते हुए हम प्रॉपरली सर्टिफाई करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है ये जो 2 स्टैंडर्ड्स हम बात करेंगे, ISO 9001। 9001 स्टैंडर्ड, इसकी लेटेस्ट रिवीजन जो चल रही है आजकल, दैट इज ISO 9001-2015। 2015 में ये स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ था और अभी तक इसकी लेटेस्ट जो रिवीजन चल रही है वो 2015 की चल रही है।
ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंप्लीट एक मैनेजमेंट सिस्टम रखती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको क्वालिटी प्रिंसिपल्स के ऊपर रन करने के लिए इस स्टैंडर्ड की हमें रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ती है। तो इसके साथ अगर एक और स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, वो स्टैंडर्ड है ISO 21001। ये लॉन्च हुआ था 2018 में, लेकिन मैं समझता हूं कि ये हमारे कंट्री की थोड़ी सी बैड लक है कि ये स्टैंडर्ड अभी तक पाकिस्तान में प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं कर पाया। हम लोग पिछले तकरीबन 2 माह से इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और ये इसी सीरीज का तीसरा आज वेबिनार है, जिसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ISO 21001 जो कि स्टैंडर्ड है इसका एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, तो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेप आगे आए और इस स्टैंडर्ड को फॉलो करें और अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें। जहां तक ताल्लुक है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करे या मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, तो उसमें हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड की और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ISO 9001 इज अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक जेनेरिक मैनेजमेंट सिस्टम है क्वालिटी के हवाले से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकता है, वेदर उनकी कोई प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वेदर वो कुछ सर्विसेज दे रहे हो, वेदर दे आर अ प्रोसेस इंडस्ट्री, या कोई एक छोटा सा ऑफिस है, या कोई हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, या किसी भी किस्म की इंडस्ट्री है, इवन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये वो स्टैंडर्ड है ISO 9001 का जेनेरिक स्टैंडर्ड, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट कर सकती है। अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड थोड़े से ऑर्गेनाइजेशन या स्कोप ऑफ वर्क स्पेसिफिक हो जाते हैं, लाइक ISO 21001 है, तो ये वो स्टैंडर्ड है कि जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्पेसिफिक है। ये भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स है। इसके प्रिंसिपल्स जब हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे, तो प्रिंसिपल्स इसके भी वही हैं जो ISO 9001 के हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से प्रिंसिपल्स में डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स डिफरेंट हो गए हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें एडिशनल आ गई हुई हैं इसके अंदर, रिस्क असेसमेंट के हवाले से और प्रोसीजरल चेंजेस के हवाले से, कि ISO 21001 is the standard which is most likely relevant to educational organizations। और अब जो बात हमारी चल रही है यहाँ पे, वो बात चल रही है कि हमने इन स्टैंडर्ड्स को आपस में इंटीग्रेट कैसे करना है। अब इंटीग्रेट कैसे करना है, तो सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से सवाल होगा कि आप मुझे ये बताइए कि इंटीग्रेशन होती क्या है। कौन मुझे इस चीज का आंसर करेगा कि इंटीग्रेशन इटसेल्फ क्या चीज होती है। Divided into sub parts। डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। ठीक हो गया जी। कोई और जवाब देना चाहेगा या सब लोग रमीज के जवाब से एग्री करेंगे? आई थिंक स्मॉलर यूनिट्स को जब हम एक बिगर यूनिट में मर्ज करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इंटीग्रेशन। ये तो आप दोनों आपस में एक्सट्रीम पे खड़े हो गए हैं एक दूसरे के सामने। रमीज साहब कह रहे हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी बड़ी चीज को ब्रेक डाउन करें तो उसको इंटीग्रेशन कहेंगे, आप उसके टोटल उल्ट बता रहे हैं। तो अब हम फिर ये टॉस करें या क्या करें? क्यों जी रमीज आई थिंक साहब, वी शुड आप एग्री विद बोथ। बताइए।
आई थिंक वी शुड एग्री विद बोथ, क्योंकि दोनों का जो नेचर ऑफ ऑपरेशन है इज क्वाइट सिमिलर. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम वन यूनिट टू डिफरेंट यूनिट्स and from different units to one unit is, I mean, it's vice versa. You are somehow you are right, लेकिन इसमें जो आपका जो आंसर है उसको हम लोग दुरुस्त मानेंगे. रीजन बिहाइंड कि उसको ब्रेकडाउन तो कहा जा सकता है, इंटीग्रेट करना नहीं कहा जा सकता. अगर एक स्मॉलर यूनिट को आप डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, उसको बड़े एक यूनिट को डिफरेंट यूनिट्स स्मॉलर यूनिट्स के अंदर आप डिवाइड कर रहे होते हैं, तो सब डिवीजन जो होती है उसको आप सब डिवीजन तो कह सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन, ये दोनों आपस में रिवर्स इंजीनियरिंग या रिवर्स मतलब प्रोसेसेस हैं एक दूसरे के. अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो चीज नजर आ रही है उसमें एक आप अगर देखें तो दो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं. एक इमेजिनरी है और एक रियल है. ये जो लेफ्ट साइड पे है इसको कौन कौन जानता है? I think Centaurus. हाँ, ये HSC वालों के लिए मैं एक सवाल यहाँ पे करूंगा कि यार ये सेंटोरस के बारे में क्या कुछ ऐसा नया है जो कि आप लोगों के लिए अलार्मिंग था? HSC वाले जो हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी वाले जो लोग बैठे हुए यहाँ पे. So last time इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, लेकिन अभी तक मैंने कोई इस पे सर्च नहीं की रिलेटेड टू सेफ्टी के प्रोग्राम से. जी सर. जी, इसमें एक शॉर्ट सर्किट की वजह से जी सर. इसका एक ब्रीच कह सकते हैं हम लोग, सेफ्टी ब्रीच हुआ है. और उस ब्रीच की जो रीजन एक्चुअल थी वो नहीं बताई गई. एक गलत रीजन सामने रख के उस इंक्वायरी को मेरा ख्याल है जहां तक डिट्रैक्ट किया जा रहा है. बट अगेन हम अगर बात करें कि उसका एवैक्यूएशन वो बहुत क्लास का था. उन्होंने जिस तरीके से लोगों को वहां से एवैक्यूएट करवाया है, पैनिक नहीं होने दिया, दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारी आवाम भी और हम लोग इस तरीके से शायद नहीं देख पाते. लेकिन इटसेल्फ हम लोग अगर देखें, शुजात अली खान साहब मोस्ट वेलकम जी. ये शुजात खान साहब जो हैं वो रिफा यूनिवर्सिटी के QEC डिपार्टमेंट से हैं. कैस्को लैब से सैयद यासिर. अच्छा, अब इसमें और ये जिसके साथ में एक इमेजिनरी बिल्डिंग्स की एक पिक्चर मैंने शो की है. मकसद जो इन दोनों तस्वीरों का सामने लेके आने का था वो कुछ ऐसे था कि सेंटोरस के जो ओनर हैं सरदार तनवीर अलियास हैं, वो जो इस वक्त आजकल हमारे आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी हैं. अगर उनके जी में एक नया सौदा समाता है कि जनाब वो कहते हैं कि ये जो 3 कॉलम्स खड़े हैं मुझे इनके दरमियान में गैप नहीं चाहिए, इस गैप को खत्म कर दें और मुझे ये पूरी की पूरी एक ही बिल्डिंग चाहिए. तो एक जो आर्किटेक्ट है और उसकी जो इंजीनियरिंग टीम है वो क्या करेगी? वो इसके दरमियान में ऐसी ही 2 बिल्डिंग्स खड़ी करेगी जिनकी जो विड्थ होगी वो एग्जैक्टली इतनी होगी कि ये तीनों बिल्डिंग्स उस 2 बिल्डिंग्स के साथ मर्ज होके ये 5 की 5 बिल्डिंग्स एक बिल्डिंग बन जाएगी. इज इट पॉसिबल और नॉट? सिविल इंजीनियरिंग वाले तो शायद यहाँ पे नहीं होंगे. I think theoretically it is possible, but practically इसके क्या what goes into it, वो तो definitely civil engineers और architects ही बता सकते. बिल्कुल सही कहा आपने. अब देखिए इस बिल्डिंग में अगर हम लोग सिमेट्रिकली यहां से भी देखें तो हमें ये फील आ रहा है कि ये बिल्डिंग्स जो हैं इनकी हाइट सेम है. हमें ये भी फील आ रही है कि नंबर ऑफ फ्लोर्स भी ऑलमोस्ट सेम है.
और जो तीसरी फील हमें आ रही है वो ये आ रही है कि इनके फ्लोर हाइट जो है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द वन फ्लोर और उसकी जो सीलिंग है वहां तक जो डिस्टेंस है लाइक 10 फुट होता है या 11 फुट होता है, जितना भी, वो सेम लग रहा है क्योंकि फ्लोर हाइट हमें सेम लग रही है सबकी। अब जब फ्लोर हाइट सेम है, नंबर ऑफ फ्लोर सेम है, तो जो दरमियान में 3 बिल्डिंग्स के दरमियान में जो 2 बिल्डिंग्स बनेगी उनकी भी फ्लोर हाइट और नंबर ऑफ फ्लोर अगर आप सेम रखेंगे और इसके बाद इनके दरमियान में से दीवारें अगर जो एडजेसेंट वॉल्स हैं वो हटा देंगे, तो ये 5 बिल्डिंग्स एक बिल्डिंग का रोल प्ले कर सकती हैं। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो इमेजिनरी बिल्डिंग दूसरी साइड पे है, स्लाइड के राइट साइड पे, अगर इनको मैं इसी तरह की एक ख्वाहिश का इजहार करूं कि यार इन सारी बिल्डिंग्स को मर्ज कर दो आपस में, अब जरा स्ट्रक्चर राइट साइड वाली बिल्डिंग्स का देखें, तो क्या ये इंजीनियर्स के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए ये इजीली पॉसिबल होगा? बीस लोग बैठे हुए हैं यार, 20 लोगों में से कोई 2 लोग तो इंटरेक्टिव होने चाहिए। एक्चुअली व्हाट आई गॉट कि हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो दूसरी फील्ड से हैं और दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एनीवेज। ये जो बिल्डिंग्स हैं राइट साइड पे, ये बिल्डिंग्स ना तो सेम नंबर ऑफ फ्लोर्स के साथ हैं, ना इनकी फ्लोर हाइट सेम है, और इन बिल्डिंग्स का आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो स्ट्रक्चर इस किस्म का है कि ये बिल्डिंग्स बॉटम से थोड़ी बड़ी हैं और एक खास लेवल पे जाके इन बिल्डिंग्स की विड्थ और जो इसकी हाइट है, विड्थ जो है इसकी, वो चेंज हो गई है और वो लेवल भी सेम नहीं है। बट आई थिंक कुछ 20 फ्लोर के बाद उनकी विड्थ कम हो गई होगी, कुछ की 30 फ्लोर के बाद, कुछ की 10 फ्लोर्स के बाद। तो ये नॉन सिमेट्रिक किस्म की जो बिल्डिंग्स हैं, इनको आपस में मर्ज करना बहुत मुश्किल सा काम है। अब हम बात करते हैं इसको, इस स्लाइड को यहीं पे छोड़ेंगे हम थोड़ी देर के लिए और हम एक स्टेप आगे जाएंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वर्ड लिखा हुआ है एनेक्चर SL। ये अचानक से हुआ ये कि जो ISO स्टैंडर्ड्स बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, इनको ख्याल आया कि भैया हमारे स्टैंडर्ड्स का भी कुछ स्टैंडर्ड है नहीं। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स पे स्टैंडर्ड बना के दुनिया को दे रही है और उनके अपने स्टैंडर्ड बनाने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो कितनी मजाकखेज बात है ये कि कितनी सरप्राइजिंग है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 100 साल से काम कर रही है, उसको 2015 में जाके याद आई, नहीं भाई हम स्टैंडर्ड बनाते हैं लेकिन हमारे स्टैंडर्ड का तो कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है। तो 2015 में उनको जब ये याद है तो उन्होंने फौरन से जो कमेटी मीटिंग्स बुलाई और लोगों को इन्वॉल्व किया, स्टेक होल्डर्स को बुलाया, कुछ चीजें उन्होंने दुनिया के जो कंसल्टेंट्स हैं, ऑडिटर्स हैं, उनके साथ शेयर की चीजें। तो बाय द एंड रिजल्ट ये निकला कि जनाब हमें एक ऐसा हाई लेवल स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहिए जो कि थंब रूल हो और हमें वो थंब रूल ये बताए कि जनाब आपका कोई भी स्टैंडर्ड जो नया आएगा मार्केट में या किसी पुराने स्टैंडर्ड को आप रिवाइज करेंगे,
वो आप इस नए हाई लेवल स्ट्रक्चर के मुताबिक करेंगे। आपने देखा होगा, अगर आप लोग इस फील्ड से हैं थोड़े से इन टच, तो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स की रिवीजन तवातर से आ रही है पिछले तकरीबन 6-7 साल से कंटिन्यूसली। हर साल में 5-6 स्टैंडर्ड रिवाइज होके आ रहे हैं 2015 के बाद से। रीजन बिहाइंड के ऑर्गेनाइजेशंस जब अपनी इनपुट्स दे रही होती हैं, कंसल्टेंट्स दे रहे होते हैं इनपुट्स, ऑडिटर्स अपने इनपुट्स दे रहे होते हैं, तो जो हाई लेवल स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हुए सारे के सारे स्टैंडर्ड्स 10 क्लासेस के ऊपर डिवाइड किए जा रहे हैं। वो जो 10 क्लासेस हैं वो 10 क्लासेस इस तरीके से लाई जा रही हैं कि आप उनको इजीली मर्ज कर सकें। उसकी रीजन वही है जो हम लोग एक पहले बात कर रहे थे कि बिल्डिंग्स अगर स्ट्रक्चर उनका एक जैसा है तो आप इजीली उनको मर्ज अप कर सकते हैं, चाहे उनको घसीट के करीब लाएं या उनके दरमियान में कोई बिल्डिंग आप खड़ी करके उसको एक स्ट्रक्चर का नाम देने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अगर फ्लोर सेम होंगे, फ्लोर साइज सेम होगा तो आप बड़ी इजीली उनको एक बिल्डिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह बात आती है कि अगर एक स्टैंडर्ड की क्लॉजेस सेम होंगी, नंबर ऑफ क्लॉजेस सेम होंगे, इवन उन क्लॉजेस के टाइटल सेम होंगे, तो आप बड़ी इजीली उनको आपस में मर्ज अप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लासेस कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा। आपने फोकस करना है राइट एक्सट्रीम राइट वाले कॉलम के ऊपर, फिर मैं बाद में आऊंगा मिडिल कॉलम के ऊपर। अब राइट कॉलम के ऊपर अगर हम देखें तो सर ये आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, लाइक मुझे लगता है कि आपके एंड पे कुछ इश्यू है, क्योंकि मुझे ये मैसेज सामने आ रहा है कि यू आर स्क्रीन शेयरिंग। आपका इश्यू रिजॉल्व हुआ? कंटिन्यू करते हैं कि आईएसओ 9001 जो 2015 के अभी करंटली हमारे पास जो क्लासेस मौजूद हैं, जो क्लासेस मौजूद हैं उसमें 0 क्लास जो है वो इंट्रोडक्शन की है, और उसके बाद क्लास नंबर 1 से शुरू होती है अप टू 10। ये जो पहली 3 क्लासेस 0 से लेके 4 तक 3 तक जो है 4 क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो ये क्लासेस ग्रीन इसलिए है कि ये नॉन ऑडिटेबल क्लासेस हैं। और जो अगली 7 क्लासेस हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, लीडरशिप, प्लानिंग है, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस एवेलुएशन और इम्प्रूवमेंट, ये वो क्लॉजेस हैं जो ऑडिटेबल क्लॉजेस हैं। अभी आपने करना ही है कि आप कोई स्टैंडर्ड वो वाला उठाएं जो 2015 के बाद रिवाइज हुआ या 2015 के बाद लॉन्च हुआ। उसका इंडेक्स पेज आप ओपन करेंगे और साथ में आप कोई एक का नहीं करेंगे, या 2 या 3 आप स्टैंडर्ड्स का या इंडेक्स पेज ओपन करेंगे तो यू विल फील कि यही इंडेक्स लाइन आपको हर जगह पे नजर आएगी। इसी तरह से क्लॉजेस होंगी, इसी सीरीज में होंगी और यही नाम होंगे उनके क्लॉजेस के। टाइटल ऑफ द क्लॉज यही रहेगा, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही होगा। नंबर 4 पे, नंबर 5 पे लीडरशिप भी होगी, नंबर 6 पे प्लानिंग होगी, नंबर 7 पे सपोर्ट आएगा, नंबर 8 पे ऑपरेशंस होंगे, नंबर 9 पे परफॉर्मेंस एवेलुएशन, एंड द लास्ट नंबर 10 पे होगा इम्प्रूवमेंट। आप स्टैंडर्ड उठा लें आईएसओ 9001 का, आप स्टैंडर्ड उठा लें आईएसओ 45001 का,
आप स्टैंडर्ड उठा लें ISO 14001 का, जो 3 मेन स्टैंडर्ड्स हैं। अभी हम लोग इसमें ऐड करते हैं ISO 21001। आप ये 4 स्टैंडर्ड्स अपने पास ऐड करें, अपने सामने इसका इंडेक्स रखें, यू विल फील कि आपके ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं इनका इंडेक्स सेम है, इनका मेन स्ट्रक्चर सेम है, इनके नंबर ऑफ फ्लोर्स सेम है, इनकी फ्लोर हाइट सेम है। अब उस फ्लोर के अंदर बेडरूम कैसे है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, वॉशरूम कैसे है, कहां पे है, किचन किस सिचुएशन पे है, किस लोकेशन पे है, आपका डाइनिंग एरिया कहां पे है, आपका ड्राइंग रूम किधर है, ये इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा। क्यों? आप जब 3 मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 3 बिल्डिंग्स की इंटीग्रेशन के बीच में जो मेन फोकस्ड एरिया है वो है आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, जिसको हम ग्रे स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे इनसाइड द ग्रे स्ट्रक्चर क्या चीजें हैं, तो वो इतनी मैटर नहीं करती। इसी तरीके से जब हम एक स्टैंडर्ड की मेन क्लॉजेस की बात करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे, तो इम्प्रूवमेंट की क्लास 3 स्टैंडर्ड आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनको अगर एक आप उसका प्रोसीजर बनाते हैं इम्प्रूवमेंट का, इम्प्रूवमेंट इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी, improvement in the terms of health and safety, improvement in the terms of educational quality. आपको एक ही प्रोसीजर के अंदर सब टॉपिक्स के साथ आपको एक ही प्रोसीजर आपकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहा है। आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, इन द टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, in the terms of information security, or in the terms of educational qualification, education quality management system, आपका एक प्रोसीजर with some changes आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। डिफरेंस कहां पे आ रहा है? सब क्लासेस के अंदर मेन प्रोसीजर सेम है, आपका मेन क्लॉज सेम है आपकी, सब क्लॉजेस में जाके अगर आप उसको चेंज करते हैं तो दैट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स नॉट अ बिग डील। क्यों? देखें कि जब आप मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या आप उस मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करते हैं, तो हो ये रहा होता है कि आप पॉलिसी आप हर स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग नहीं बना सकते। क्वालिटी पॉलिसी है, एनवायरमेंटल पॉलिसी है, HSE की पॉलिसी है, साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की पॉलिसी है। अब इसके अंदर क्या है, आप एक पॉलिसी बना के, जिसको QHSE पॉलिसी भी कह सकते हैं अगर तीनों स्टैंडर्ड्स हैं, अगर साथ में चौथा कोई स्टैंडर्ड आप उसकी पॉलिसी का एक पैराग्राफ उसके अंदर ऐड कर देते, तो आपका एक डॉक्यूमेंट जो कि आपकी रिसेप्शन पे, आपकी लॉबी में, या आपके जो टॉप मैनेजमेंट के ऑफिस हैं, या एक कॉमन एरिया है, कहीं पे भी वो अगर पॉलिसी लगी हुई है, इट मीन्स कि आपके सारे स्टैंडर्ड उस एक पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर एड्रेस हो रहे हैं। और जब ये एड्रेस हो रहे होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी आपके लिए बहुत इजी हो जाती है कि आप बड़ी आसानी से इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर सकते हैं और कॉमन डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की तरफ थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो उसके अंदर मैं बताता चलूं आपको कि हर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट, हर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स, हर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है इंटरनल ऑडिट, हर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है MRM, जिसको मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग कहते हैं, हर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है
कि नॉन कन्फॉर्मेंसेस को एड्रेस किया जाए। हर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि नॉन कन्फॉर्मेंसेस को क्लोज किया जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए। हर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि एक प्रोसीजर हो नॉन कन्फॉर्मेंस का, करेक्टिव एक्शंस का और साथ में प्रिवेंटिव एक्शंस का। फिर हर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि आप उसके लिए जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है उसका, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का एक प्रोसीजर बनाएं, और यहीं पे आपकी रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर्स बनाना भी हर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। अब जब आपने देखा कि हर स्टैंडर्ड मैंने बहुत सारी चीजों को कहा, तो इट मींस कि ये वाले जो प्रोसीजर है ये कॉमन प्रोसीजर्स है हर स्टैंडर्ड। आप जब भी ये प्रोसीजर्स बनाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहां पे ये स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंटेड हैं, चाहे वो कोई एक है चाहे मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं, इट्स वेरी इजी कि आप सब स्टैंडर्ड्स का एक ही कॉमन डॉक्यूमेंट ये वाला बनाएं जो सब जगहों पे कॉमन है। लाइक बिफोर 2015 इट वाज अ रिक्वायरमेंट कि आप हर सूरत में एक मैनुअल जो है वो बनाएंगे जो अमूमन स्टैंडर्ड का रेप्लिका होता है, बस उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। तो आप वो भी कॉमन बना, अभी भी मतलब वो उसमें वो रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है, लेकिन आप अगर आप अपनी आसानी के लिए बनाना चाह रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट आप बना सकते हैं। और उसमें भी आसानी आपके लिए क्या है कि आप एक ही मैनुअल के अंदर 9, 14, 45, 2000, 21,001 व्हाट्सोएवर जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, आप एक ही मैनुअल के अंदर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को डाल के एड्रेस कर सकते हैं। आपको अलग अलग मैनुअल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो आपके कॉमन प्रोसीजर्स हैं, आप देखिए इंटरनल ऑडिट सब स्टैंडर्ड्स में होना है, एमआरएम होनी है। जिन स्टैंडर्ड्स के और जिन डॉक्यूमेंट्स के और मैंने नाम लिए आपके सामने, वो सारे के सारे अवेलेबल होने हैं। आप एक कॉमन डॉक्यूमेंट बना सकते हैं इन स्टैंडर्ड्स के लिए जो कि सारे आपके स्टैंडर्ड्स को एड्रेस करेगा। और वो अब आके 2015 के बाद क्यों वो इजी हो गया, जिंदगी हमारी आसान हो गई, वो ये वजह थी कि जनाब उनका हाई लेवल स्ट्रक्चर आने की वजह से उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक स्टैंडर्ड पे आ चुके हैं, उनको आप इजीली मर्ज अप कर सकते हैं। अभी आपने बड़ी आसानी के साथ आप कोशिश कीजिएगा कि कोई 2-3 मुख्तलिफ स्टैंडर्ड के इंडेक्स की जो गूगल से आप निकाल लीजिएगा लिस्ट और उनको सामने रखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनाब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं डिफरेंट किस्म के, इनका इंडेक्स सेम है। इनका इंडेक्स सेम होने का सबसे बड़ा फायदा जो हुआ वो ये हुआ कि जनाब आप बड़ी इजीली मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स को आपस में मर्ज अप कर सकते हैं। हम लोग थोड़ी देर के लिए वापस आते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर और हम ये देखते हैं कि हमारा की फोकस क्या है दोनों स्टैंडर्ड्स की सूरत में। दोनों स्टैंडर्ड्स की सूरत में जो की फोकस है ISO 9001 का, वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। की फोकस है ये। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा यहाँ पे कि जो क्वालिटी के पैरामीटर्स होते हैं, किसी भी चीज के क्वालिटी पैरामीटर्स की हम बात करते हैं। एग्जांपल दूंगा आपको वाटर बॉटल की, एक ड्रिंकिंग वाटर की। आपके लिए क्या पैरामीटर, आप ये एक बोतल परचेज करने जा रहे हैं कल, मतलब ये अक्टूबर के महीने में आपने एक शॉप से, एक ग्रोसरी स्टोर से पानी की बोतल एक परचेज की है। फिलहाल सब क्या पैरामीटर्स होंगे आपके वो बोतल परचेज करते हुए? वेल नदीम साहब, आई बिलीव के सबसे पहले तो मेरा क्वालिटी के ऊपर फोकस होगा कि जो पानी मैं कंज्यूम करने जा रहा हूँ उसकी क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ हाउ हेल्थ फ्रेंडली दैट इज, और उसके लिए क्या वो प्रोसेस फॉलो हुआ है उसको। फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। अगर हम
if you allow me to take names, अगर हम नेस्ले की बात करें तो उस पे एक हमारा ऑलरेडी एक सेटिस्फैक्शन है टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट के वो एक क्वालिटी प्रोसेस से गुजरा हुआ है, उनके चेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आई थिंक दैट इज वेरी हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट। ऑन द अदर साइड अगर हम कोई और XYZ पानी जो कि हम आम रूटीन में नहीं देख रहे होते उसको लेते वक्त मैं थोड़ा कॉशियस हूँगा, आई विल बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट माय हेल्थ कि इसको कंज्यूम करने से कहीं मेरे ऊपर कोई इसका कोई इफेक्ट ना आ जाए। तो आई टोटली एग्री विद यू व्हाट यू सेड। अब देखिए हम थोड़ा सा इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे लेके जाते हैं। नेस्ले की ही बॉटल पड़ी हुई है लेकिन उस ग्रोसरी स्टोर के बाहर एक ऐसे वो उन्होंने एक स्टॉक रखा हुआ है जिसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट भी पड़ रही है, आती जाती गाड़ियों की डस्ट भी है, और वो बॉटल जो है वो जहां पे पड़ी हुई है आपको फील हो रहा है कि यार ये यहाँ पे बॉटल सेफ एरिया में नहीं है। और जब आपने बॉटल को उठाया तो आपको फील हुआ कि इसका जो सील के ऊपर वो एक रैपर होता है वो रिमूव्ड है या वो टीयर ऑफ हुआ है। बॉटल की कंडीशन भी बड़ी रफ सी है, उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़े हुए, लगता है कि वो कहीं घसीटते रहे हैं उसको पूरे पैलेट को। और उसके मुकाबले में किसी और ब्रांड की बॉटल जो बड़ी साफ सुथरी और सोफिस्टिकेटेड तरीके से कहीं पे पड़ी हुई है, तो क्या आप फिर भी नेस्ले ही पसंद करेंगे? Again, it depends on what you are saying is believing. तो जैसे आपने बात की, मैं बड़ी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ इसके ऊपर। यूजुअली व्हेनेवर आई गो टू बाय सम मिनरल वाटर तो मेरी प्रेफरेंस होती है ईदर आई शुड गो फॉर एक्वाफीना और नेस्ले, अदर देन जो आप देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब आ गए हैं मार्केट में जिनका हमने नाम नहीं सुना हुआ, तो मेरी प्रेफरेंस नहीं होती आई शुड गो फॉर दैट, वेदर के उसकी प्लेसमेंट उन्होंने कितनी ही अच्छी क्यों ना की हो अपने स्टैक्स में। तो इट्स अबाउट ब्रांड लॉयल्टी आप कह सकते हैं इसको, और एक ब्रांड सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं कि हमें उनकी क्वालिटी का आइडिया है कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग चेक्स को फॉलो करते हैं। तो आई थिंक अगेन इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि जहाँ पे नेस्ले की बोतल बहुत गंदी हालत में पड़ी हुई है और एक ऐसा अननोन ब्रांड जिसको हम नहीं जानते उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो इट्स अ टफ चॉइस टू मेक बिटवीन दैट। मैं अननोन ब्रांड की बात नहीं करूंगा, कोई भी, मतलब अगर एक प्रायोरिटी 1 आता है, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 आता है, तो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 3 के बीच का जो डिफरेंस है उसमें अगर आपको यहाँ से ऐसी सिचुएशन मिले कि एक बॉटल जो है वो मतलब बहुत बुरी हालत में कंडीशन में मौजूद है और ये भी फील होता है कि यार ये ना हो कि ये कहीं पे पानी जो है इन्होंने बॉटल को यूज किया और रीयूज बॉटल हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर अगेन आप मतलब या तो कंफ्यूज हो जाएंगे या हो सकता है छोड़ ही देंगे, कुछ भी नहीं लेंगे वहां से, मतलब हो सकता है प्रायोरिटी 3 पे भी नहीं आएंगे, फिर आप 2 पे भी नहीं जाएंगे, आप किसी और शॉप के ऊपर मूव कर जाएंगे। अब मामला क्या है, देखें हमेशा जो क्वालिटी के पैरामीटर्स होते हैं वो आपका जो एंड यूजर होता है या कस्टमर होता है वही फाइनलाइज कर रहा होता है। एक वाटर बॉटल के लिए चाहे वो नेस्ले की ही क्यों ना हो और आप बॉटल उठाएं हाथ में और आपको कुछ पार्टिकल्स नजर आ जाए नेस्ले की बॉटल के अंदर, आप क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे उसको? कभी भी नहीं करेंगे। अगर आपको नेस्ले की बॉटल एक अच्छे रैक में मिलती है पड़ी हुई, बट उसका जो टेम्परेचर है वो मतलब 0 पे आया हुआ है और महीना चल रहा है दिसंबर का, आप कभी भी परचेस नहीं करेंगे। आप कोशिश करेंगे यार मुझे बॉटल मुझे अब ठंडी नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल पानी चाहिए। आपके पैरामीटर्स चेंज हो गए, आपके पैरामीटर्स टाइम, सिस्टम, लोकेशन, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रहे होते हैं। आपको जिक हाई फ्लो की बोतल और साथ में एक शेल की बोतल पड़ी हुई है जो आप गाड़ी का ऑयल चेंज करते हैं, तो उसके ऊपर बोतल के ऊपर स्क्रैचेस होना आपके लिए इतना मैटर नहीं कर रहा होगा। वो बोतल धूप में पड़े होना आपके लिए इतना मैटर नहीं कर रहा होगा। हालांकि बोतल ये वाली जो है ये 60 या 70 या 100 रुपीज की है, वो बोतल जो है वो 6000 रुपए की है, बट पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं यहाँ पे।
तो हमारा जितना भी क्वालिटी का मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपके जो कस्टमर फीडबैक होती है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, ये उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। और यहाँ पे चेंज क्या आया 21001 के साथ, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन किसकी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर कौन है आपका, वो है लर्नर्स और अदर बेनिफिशियरीज। अदर बेनिफिशियरीज के अंदर कौन कौन आ रहा है, पेरेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, आपका फैकल्टी का सारा स्टाफ आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ आ रहा है, आपकी प्रोविंशियल जो भी लाइक वो क्या कहते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडी में HEC जो है वो आपका एक मतलब रेगुलेटरी बॉडी है। फिर वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ आप किसी न किसी कैरिकुलम के लिए, किसी न किसी प्रोग्राम के लिए या किसी ना किसी मकसद के लिए आप जुड़े हुए हैं उनके साथ, they are all the stakeholders। तो अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कन्वर्ट कर दिया गया सेटिस्फेक्शन ऑफ लर्नर्स एंड अदर बेनिफिशियरीज। देखिए बेनिफिशियरी सिर्फ पैसे के मामले में नहीं होते कि आपके जो इनकम जनरेट हो रही है वो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, नहीं। बेनिफिशियरीज वो हो सकते हैं जो आपसे, आपकी वजह से किसी एसोसिएशन में आपके साथ हैं और वो इनकम का जरिया बन रहा है उनका, फिर आप उनके कस्टमर हैं या आप उनके वेंडर हैं। तो ये सारी सूरतें वो वाली हैं कि जिसमें दे आर द स्टेक होल्डर्स, दे आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल सिटिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो की फोकस इसमें चेंज हुआ ISO 9001 से 21001 के ऊपर, तो ये की फोकस एक चेंज हुआ था। अब जो ये वाली चीज है हम देखेंगे अभी, ये डॉक्यूमेंट पिरामिड है, और ये डॉक्यूमेंट का वो पिरामिड है जो कि हाई लेवल स्ट्रक्चर के साथ लाइजोन में आता है, और ये हाई लेवल स्ट्रक्चर की सिचुएशन को समझते हुए आपको गाइड करता है कि आपने किसी भी स्टैंडर्ड के हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन बनानी है वो क्या बनानी है। जो डॉक्यूमेंटेशन जो बनानी है और वो क्या बनानी है वो आपको गाइड ये करता है स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो चीजें आ रही हैं वो चीजें आ रही हैं जनाब के आपका जो टॉप टीयर, हम इसको टीयर भी कह सकते हैं या लेवल भी कह सकते हैं, टॉप लेवल डॉक्यूमेंट है वो पॉलिसी होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, जो आपके टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं। एक पॉलिसी स्टेटमेंट लिखा जाता है, वो पॉलिसी स्टेटमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओथ होता है अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड। अब लाइक मैं बात करूं, एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ QMS के ऊपर अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर रही है तो उसके डॉक्यूमेंट का नाम होगा क्वालिटी पॉलिसी। अगर एक कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर फोकस करे तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हो जाएगी। अगर एक कंपनी ऐसी है जो एनवायरनमेंट को भी ऐड कर रही है और साथ में क्वालिटी को भी ऐड कर रही है तो QHSE पॉलिसी हो जाएगी। या अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज की बात करें अगर हम, और वो यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने पास एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट कर रही हैं तो एजुकेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट पॉलिसी हो जाएगी। तो ये जो पॉलिसी है ये एक टॉप टियर डॉक्यूमेंट है, और इसका एक पार्ट होती है कि जो जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आपकी टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करती है, और वो ऑब्जेक्टिव्स उसका एक अलग से पूरा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से कि आप ऑब्जेक्टिव्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते कैसे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स के लिए KPIs कैसे डिफाइन करते हैं, फिर KPIs को आप मॉनिटर कैसे करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे बना रहे होते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आप बीइंग अ टॉप मैनेजमेंट मेंबर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने के साथ साथ फिर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे होते हैं,
आप एक पीरियोडिक असेसमेंट का क्राइटेरिया बना रहे होते हैं, और फिर आप जो आपकी पीरियोडिक मीटिंग्स होती हैं उसमें आप KPIs जो डिफाइन हुआ ऑलरेडी, उनको देखते हुए आप असेसमेंट करके अपने आप को चेक कर रहे होते हैं कि वेयर आई एम एंड वेयर आई हैव टू गो। ये भी लेवल 1 का डॉक्यूमेंट है। और लेवल 2 का जो डॉक्यूमेंट इसके अंदर आता है वो आता है मैनुअल, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमारी डिस्कशन हुई। ये मैनुअल जो होता है वो बेसिकली आपके स्टैंडर्ड का रेप्लिका होता है, लेकिन मॉडिफाइड होता है वो अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। लाइक मैं अगर एग्जांपल दूं कि वहां पे स्कोप ऑफ वर्क की बात हो रही होती है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का स्कोप ऑफ वर्क होता है दे आर द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऐसी होती हैं जो पेट्रोकेमिकल की सर्विसेज दे रही होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप की जाती हैं। तो स्कोप ऑफ वर्क जो है वो डिफरेंट होना इटसेल्फ वो एक मैनुअल का पार्ट होता है। तो मैनुअल जो होता है वो हम लोग उसको रेप्लिका ही कंसिडर करेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड का रेप्लिका होता है। एक स्टेप और आगे जाते हैं तो हमारे पास जो लेवल 3 के ऊपर डॉक्यूमेंट है वो है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो हमें कुछ स्टेप्स गिनवाता है कि ये काम शुरू कहां से होना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है और इसकी एंडिंग कहां पे होनी है। उसमें हम ये भी लिखते हैं कि जनाब इसकी इनपुट्स क्या होंगी, इसके KPIs क्या होंगे, इसकी आउटपुट क्या होगी। उसमें हम ये भी लिखते हैं कि इस प्रोसेस के लिए हमारा जो डिफाइंड टाइम है वो कितना है, डिलेस की रेशियो क्या आ सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर हम लोग पूरा SOP डिजाइन करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस लेआउट। हम सबसे पहले लेआउट डिजाइन करते हैं, स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, बेनिफिशियरीज बैठते हैं, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशंस होते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको फाइनलाइज करते हुए मैच्योर करते हुए एक कहानी की शक्ल देते हैं, उसको प्रोसीजर कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब एक स्टेप आगे जाते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं ये तो हो गया लेवल 3 का डॉक्यूमेंट। अब इसके अंदर एक बड़ी आसान सी चीज है कि देखें एक डिपार्टमेंट है, लाइक मैं एजुकेशन के अंदर अगर बात करूं तो एक कैरिकुलम डिजाइन करने का या कैरिकुलम डेवलप करने का एक होता है, डिपार्टमेंट होता है। अब उस डिपार्टमेंट के इंटरनल प्रोसीजर्स भी कुछ होते हैं। वो जो इंटरनल प्रोसीजर्स होते हैं, एक मेन प्रोसीजर तो हो गया कि इस डिपार्टमेंट में ये इनपुट आएगी, कहाँ से आएगी, और उसके बाद इंटरनल प्रोसीजर्स क्या होंगे और ये आउटपुट होगी उसकी। लेकिन जो इंटरनल प्रोसीजर्स हैं उनको अलग से डिफाइन करने के लिए आपकी वर्क इंस्ट्रक्शंस बनती हैं, जो कि आपके मेन प्रोसीजर जो होता है उसको ब्रेक डाउन कर रही होती है। अब यहाँ पे वर्क इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो मुहताज होती हैं कुछ फॉर्म्स और फॉर्मेट्स की। आपका एडमिन डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट का एक SOP है कि जनाब इस एडमिन डिपार्टमेंट को कैसे चलाया जा रहा है, जिसमें HR भी इसका पार्ट है और फलां चीजें हैं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, पूरी आप एक स्टोरी डिजाइन करते हैं। अब वहां पे एक पॉलिसी जनरेट होती है जिसको वर्क इंस्ट्रक्शन भी किसी सूरत में कहा जा सकता है, क्योंकि जब टेक्निकल एरिया की में जाएंगे तो वो वर्क इंस्ट्रक्शन बन जाएगी, यहाँ पे उसको पॉलिसी कहेंगे। एम्प्लॉय लीव पॉलिसी है, सपोज लीव पॉलिसी है, तो लीव पॉलिसी को बैकअप करने के लिए आपके लीव रिकॉर्ड्स भी होंगे और आपकी लीव एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा। तो अब कहां से बात शुरू हुई, पहले SOP आया आपका HR डिपार्टमेंट का, और उसके बाद आपका आ गया लीव पॉलिसी आ गई। अब लीव पॉलिसी इज कंसिडर्ड एज अ वर्क इंस्ट्रक्शन, लेकिन उसको बैकअप करने के लिए आपके लीव रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं और आपके लीव एप्लीकेशन फॉर्म भी मौजूद है। ये भी आपके सेम लेवल डॉक्यूमेंट्स हैं वर्क इंस्ट्रक्शन के लेवल के ऊपर। अगर आप इसको एक स्टेप नीचे ले जाना चाहें तो व्हाट यू कैन डू कि आप उसको रिकॉर्ड्स का पार्ट बना सकते
है। लेकिन इटसेल्फ इसमें थोड़ी सा डिफरेंस क्या है, कोई भी फॉर्म है आपका, वो जब तक फिल नहीं हुआ, जब तक यूज नहीं हुआ, तो वो फॉर्म है। लेकिन जब वो फिल हो गया, यूज हो गया, तो अब वो क्या है, अब वो फॉर्म नहीं रहा, अब वो रिकॉर्ड बन गया। पहले वो फॉर्म था तो जेनेरिक था, कोई भी यूज कर सकता था उसको। अब बिलाल बुखारी साहब ने उसको फिलअप करके फॉर्म से उसको कन्वर्ट कर दिया रिकॉर्ड के अंदर। अब वो स्पेसिफिकली बिलाल बुखारी साहब के लिए है, वो एचआर डिपार्टमेंट में देंगे, इनकी लीव एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, तो वो दैट विल बी द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, इनकी जो पर्सनल रिकॉर्ड फाइल है उसका पार्ट बन जाएगा। कन्वर्जन फॉर्म की रिकॉर्ड्स के ऊपर इस तरीके से हुई। जब हमने बात की थी प्रोसीजर्स की, तो उसमें जो मैंडेटरी प्रोसीजर्स थे उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट की और साथ में कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स। प्रॉपर एक प्रोसीजर बनता है कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स का कि आपने रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, कितने अरसे के लिए रिटेन करना है, और रिटेंशन टाइम के बाद इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। ये सारी चीजें हैं कि जो कि हमें इस पैरामिड से मिलती हैं, और हम लोग ये देख सकते हैं कि इस पैरामिड के ऊपर आप कैसे कर सकते हैं। अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड किस चीज की है। अब यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ है, सॉरी मिडल में, दिस इज द इम्प्लीमेंटर और ऑडिटर। इस मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मैक्सिमम लोगों से चाहिए। आप में से कितने लोग ऑडिटर बनना चाह रहे हैं किसी भी स्टैंडर्ड के लिए, और कितने लोग इम्प्लीमेंटर बनना चाह रहे हैं? एक क्विक सा रिस्पॉन्स दे दें मुझे सारे लोग। या दूसरी सूरत में वो क्या समझते हैं कि आप मतलब बीइंग अ बिगिनर, you should be the auditor first or you should be the implementer first? जी, I think I can begin, and some of the colleagues may join me later.